हेलो फ्रेंड्स, माय डियर एस्पिरेंट्स। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द चैनल्स एंड वीडियोस, और सब तक ये वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करें। तो एस्पिरेंट्स, वो सभी एस्पिरेंट जो यूपीएससी एंड पीएससी इंक्लूडिंग अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। आज का वीडियो, आज की लेक्चर्स, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट कैसे फंक्शन करती हैं और किस तरीके से एक्सरसाइज करती हैं अपनी पावर्स को, और कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली किन स्टेट्स में फंक्शन करती है और किन स्टेट्स में ड्यूल हाउसेस होता है, यानी बाई कैमरल हाउस होता है। नाउ फ्रेंड्स, द ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस, ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस लाइक द लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है वर्क करती है, बट लोकसभा की तरह ही लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ए कंटिन्यूइंग चैम्बर होता है। इट्स नॉर्मल टर्म इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। Expirations of the period of 5 years operates as automatic dissolution of the assembly। जब 5 साल पूरे होते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व होती है। इसी तरीके से गवर्नर अथोराइज्ड होता है असेंबली को डिसॉल्व करने में, और 5 साल पूरे करने पर at any time, that is even before the completion of 5 years, to pave the way for fresh elections। और फ्रेश इलेक्शन की डिमांड की जाती है कि फ्रेश इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाए। फर्दर टर्म ऑफ असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड, की जा सकते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year एट ए टाइम। अगर नेशन में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाए तो तब ही लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्यूर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। अगर 5 साल पूरे हो जाएं तो डिसॉल्व नहीं की जाती, बल्कि 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया जाता है। बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, this means that the assembly should be re-elected within 6 months after the revocations of emergency. So in this way, duration of council, like the Rajya Sabha, the Legislative Council is a continuing chamber, that is, it is a permanent body and is not a subject to dissolution. बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स, इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं एक्सपायरेशंस ऑफ अपने पीरियड की एक्सपायरी पर, और एवरी सेकेंड ईयर जो है ये लोग रिटायर्ड होते रहते हैं, ये मेंबर रिटायर्ड होते रहते हैं। सो ए मेंबर कंटिन्यूज एज ए सच फॉर 6 years। इनका जो कंटिन्यू पीरियड होता है वो 6 years होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 years एंड काउंसिल में 6 years, जैसे राज्यसभा में होता है। वैकेंट सीट्स फिल्ड की जाती हैं बाय फ्रेश इलेक्शंस एंड नॉमिनेशंस बाय गवर्नर्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 3rd year। द रिटायरिंग मेंबर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ times। Now, the membership of state legislatures and their qualifications. The first is the qualification can be considered of the membership of state legislatures। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन कुछ क्वालिफिकेशन है पर्सन्स के लिए टू बी चूज एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। वो क्या हैं? वो देश का सिटीजन्स होना चाहिए। वो देश he or she must make and subscribe before the person authorized by the elections commission an oath or affirmation according to the form prescribed in the 3rd schedule of the constitutions। And third point is he or she must be not less than 30 years of age in case of the legislative assembly, legislative council, and not less than 25 years of age in the case of the legislative assembly। legislative assembly के लिए minimum 25 से एज होनी चाहिए, और एंड legislative council के लिए minimum 30 year एज होनी चाहिए। And the last point is he or she must passes
after other qualifications prescribed by parliament. So these are the conditions of the qualification for membership of the state legislatures. पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो रूल फॉलो किए हैं 1951 में पीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो इस तरीके से हैं कि ए पर्सन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न्ड स्टेट and to be qualified for the governor's nomination he or she must be a resident in the concerned state. अदर स्टेट से उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप नहीं मिलती है, ना ही उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है. सो ए पर्सन, जो पर्सन इलेक्ट होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा यानी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्न स्टेट. He or she must be a member of a scheduled caste or scheduled tribe if he or she wants to contest a seat reserved for them. However, a member of scheduled caste or scheduled tribes can also contest a seat not reserved for them. And the disqualifications, under what disqualification the constitution debar or disqualified the persons. Under the constitution, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the legislative assembly for legislative council of a state if he or she holds any office of profit under the uh, under the union or state government except that a minister or any other office exempted by state legislatures. Second, if he or she is of unsound mind and states to declare by a court. And third point is if he or she is an undischarged insolvent. And the next point is if he or she is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizens of a foreign state or foreign country or is under of any acknowledgement of allegiance to a foreign state. And the last point is if he or she is so disqualified under any law made by parliament. Accordingly, the parliament has prescribed a number of additional disqualification in the Representation of People Act 1951. So what is on the question whether a member has become subject to any of the above disqualifications, the governor's decision is final. The governor decision is final. However, he or she should obtain the opinion of the election commissions and acts accordingly. Disqualification on the ground of defections, the Constitution has also lays down that a person shall be disqualified for being a member of either house of a state legislature if he or she is so disqualified on the ground of defection under the provisions of the 10th schedule. The question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman. Who decided it? Decided by the chairman in the case of a legislative council and speaker in the case of a legislative assembly. यानी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन जब किसी मेंबर की करनी हो, अगर वो काउंसिल का है तो चेयरमैन डिसाइड करता है, अगर असेंबली का है, लेजिस्लेटिव असेंबली का है, तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसकी डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करते हैं एंड नॉट बाय ए गवर्नर. 1992 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड करते हैं, उनका रूल्ड आया था कि डिसीजंस ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर इन दिस रिगार्ड इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, कि जब भी एंटी डिफेक्शंस पर या डिफेक्शंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल जो है, जिसके ऊपर जिस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर्स को असेंबली और काउंसिल से, तो उनका ये डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के लिए एक विषय बन जाएगा. ओथ आर एफर्मेशंस, एवरी मेंबर्स, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो या वो काउंसिल का हो, बिफोर टेकिंग हिज और हर सीट इन द हाउस
has to make and subscribe an oath or affirmation before the governor or some person appointed by him or her in for this purpose. इस ओथ में मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्वेयर करते हैं, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्वेयर करते हैं कि टू बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, to uphold the sovereignty and integrity of India, and to faithfully discharge the duty of his office. So, under the member takes the oath, he or she cannot vote or participate in the proceedings of the House and does not become eligible to the privileges and immunities of the state legislature. वकेशंस ऑफ सीट्स, वकेट कब होती हैं सीट्स? जब डबल मेंबरशिप यानी ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एट वन एंड द सेम टाइम, तब वो मेंबर अगर होता है तो वो डबल मेंबरशिप बनाई जाती है और वो वकेट होती है. इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू ए बोथ हाउस, his seat is one of the house falls vacant as per the provisions of a law made by the state legislature. Disqualification: अगर member of the state legislature becomes subject to any of the disqualifications, his seat becomes vacant. Resignations: कोई भी members may resign his or her seat by writing to the chairman of legislative council or speaker of the legislative assembly. As the case may be, the seats fall. As the case may be, the seats falls vacant when the resignation is accepted. Absence: a house of the state legislatures can declare the seat of a member vacant if he or she absent himself or herself from all its meeting for a period of 60 days without its permissions. Then it considers his absence, and the absence of the seats for the continuing 60 days can be considered a vacant seats, and here the members will be disqualified from the house. Other cases: a member has to vacate his or her seat in the either house of the state legislature if his or her election is declared void by the court. Number second, if he or she is expelled, by the house. And next is if he or she is elected to the office of president or office of vice president. And the last point is if he or she is appointed to the office of a governor of the state. Then these conditions are followed, and under these conditions the seats are vacant. So the presiding officer of state legislatures, जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा का वो स्पीकर होते हैं, इसी तरीके से स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं. और जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर यूजुअली स्पीकर ही होते हैं असेंबली के, और ये इलेक्टेड किए जाते हैं बाय असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्गस्ट इट्स मेंबर्स. और यूजुअली स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली, और ही वैकेट्स ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग. अगर ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली, या फिर वो रिज़ाइन करते हैं राइटिंग टू द डेप्यूटी चेयरमैन को, या फिर उनको रिमूव किया जाता है, एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली. और ऐसा रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 days एडवांस नोटिस. और स्पीकर इसी तरीके से स्पीकर जो है अपने ऑफिस से वैकेंट होते हैं, यानी ऑफिस वैकेंट होता है और स्पीकर रेजिग्नेशन या इन चीज़ों को जब देते हैं. पावर ऑफ द स्पीकर्स होती है कि वो मेंटेन रखते हैं डेकोरम में ऑर्डर्स को, बिजनेस कंडक्ट इस बिजनेस को, और रेगुलेट करते हैं प्रोसीडिंग्स को. और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं स्पीकर्स की, और फाइनल पावर भी होती हैं स्पीकर्स की. वो फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ असेंबली के और लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स के विद इन द असेंबली. स्पीकर ऑफ लोकसभा एडजर्न करते हैं विद इन द असेंबली, और स्पीकर ऑफ लोकसभा एडजर्न करते हैं असेंबली को या सस्पेंड करते हैं मीटिंग को जब एब्सेंस ऑफ क्वोरम होता है. स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट वोट नहीं करते वो फर्स्ट इंस्टेंस में, बट
वो एक्सरसाइज करते हैं अपने वोट कास्ट करने में, ये जब इन केस ऑफ ए टाई हो जाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा अलो करते हैं सीक्रेट सीटिंग ऑफ द हाउस को एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑल लीडर्स ऑफ द हाउस। स्पीकर ऑफ असेंबली जो है या लोकसभा डिसाइड करते हैं कि बिल जो है मनी बिल है या नहीं है, ये फाइनल डिसीजन स्पीकर का ही होता है और उनका डिसीजन ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ये फाइनल होता है इस क्वेश्चन पर। स्पीकर डिसाइड करते हैं क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द असेंबली के और अराइजिंग किस ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। स्पीकर अपॉइंट्स करते हैं चेयरमैन ऑफ ऑल द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली एंड सुपरवाइज करते हैं उनकी फंक्शनिंग को, और वो खुद से भी चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी के। इसी तरीके से डेप्टी स्पीकर का जो फंक्शन है लाइक द स्पीकर ही होता है, वो भी इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली द्वारा ही, और इन मेंबरों के बीच में जो असेंबली में जो इलेक्टेड होते हैं उनके बीच में से ही इनको भी इलेक्ट किया जाता है, और ये इलेक्टेड होते हैं आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर हैज़ बीन प्लेस्ड। सो स्पीकर की तरह डेप्टी स्पीकर भी रिमेन्स इन ऑफिस रहते हैं यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द असेंबली, और उनका जो ऑफिस वेकेट तभी होता है जब या तो ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ दिस असेंबली, या ये वो रिज़ाइन देते हैं स्पीकर को, या उनको रिमूव किया जाता है वहाँ से। सेम प्रोसेस स्पीकर का रिमूविंग जो है वही डेप्यूटी स्पीकर का भी एडवांस 14 डेज नोटिस उनको पहले भेजा जाता है और रिजोल्यूशन पास किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली के। एडवांस 14 डेज नोटिस भेजने के बाद ही उनको जो है वैकेट किया जाता है ऑफिस से। सो इसी तरीके से चेयरमैन ऑफ काउंसिल जो है वो भी इसी तरीके से फंक्शन करते हैं जैसे लोकसभा के चेयरमैन करते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन करते हैं, इसी तरीके से चेयरमैन ऑफ काउंसिल भी सेम फंक्शनिंग करते हैं, और ये चेयरमैन इलेक्टेड किए जाते हैं बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमंग स्टेट्स मेंबर्स। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और यहाँ पर मेंबर्स में से ही इनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। चेयरमैन वेकेट्स करते हैं अपने ऑफिस को किसी इन 3 केसेस में, या उनको सीज किया जाता है टू बी मेंबर ऑफ द काउंसिल्स, या वो रिज़ाइन करते हैं रिटन में डेप्यूटी चेयरमैन को, या फिर वो रिमूव किए जाते हैं रिजोल्यूशन पास करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, और ऐसा रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर द 14 डेज एडवांस नोटिस। डेप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल जो होता है लाइक द चेयरमैन ही होते हैं, और द डेप्टी चेयरमैन भी इलेक्ट किए जाते हैं बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम मेंबर अमंग स्टेट्स मेंबर्स। और डेप्टी चेयरमैन भी वेकेट अपने ऑफिस को तभी करते हैं या तो उनको सीज किया जाता है काउंसिल मेंबर ऑफ द काउंसिल से, या वो रिज़ाइन देते हैं, या उनको रिमूव किया जाता है बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। सो फ्रेंड्स, सेशन ऑफ द स्टेट जैसे लोकसभा लगता है वैसे ही कंडीशंस में ये भी होता है, और गवर्नर टाइम टू टाइम से सम्मन करते हैं ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट, और मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। दैट इज़ द स्टेट लेजिस्लेचर शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। ए सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट्स ऑफ मैनी सिटिंग्स। ये समनिंग में होता है। एडजर्नमेंट में अगर adjournment suspend the work in a sitting for a specified time which may be hours, days or weeks. So adjournment sine die means terminating a sitting of the state legislature होता है for an indefinite period, and power of the adjournment as well as adjournment sine die lies the presiding officer of the house, and prorogation officer speaker और chairman होते हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं हाउस एडजर्न साइन डाई जब के बिजनेस ऑफ द सेशन जो है कंप्लीट होता है विद द नेक्स्ट फ्यू डेज। गवर्नर इशू नोटिफिकेशन करते हैं फॉर द प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। इसी तरीके से गवर्नर कैन आल्सो प्रोरोगेट द हाउस विच इज इन सेशन ऑफ द हाउस, और डिसॉल्व करते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग ए परमानेंट हाउस is not subject to dissolution,
only the legislative assembly is subject to dissolution. Unlike a prorogation, dissolution ends the very life of the existing house, and a new house is constituted after the general election are held. बिल जो होते हैं, लैप्सिंग ऑफ बिल्स ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ये कैसे होते हैं? ये अगर बिल पेंडिंग होता है असेंबली में, lapses whether originating in the assembly or terminating to it by the council. Bill passed by the assembly but pending in the council lapses. Bill pending in the council but not passed by the assembly does not lapse. Next, a bill passed by the assembly or passed by both the houses, यानी बाई कैमरल हाउस जहाँ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली से दोनों से पास होते हैं, द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स, तो प्रेसिडेंट उसको लैप्स नहीं करते. जब एक बिल पास होता है असेंबली द्वारा और या फिर पास दोनों हाउसेस से होता है, बाई कैमरल हाउस जहाँ है, बट उसको रिटर्न किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस, तब भी वो लैप्स नहीं होता, डज नॉट लैप्स. कोरम का मतलब होता है, कोरम इज द मीन्स, कोरम मीन्स एक शॉर्ट मैं आपको टर्म में बताऊं कि कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स requires to be present in the house before it can transact any business. यानी कोई भी कामकाज शुरू करने से पहले हाउस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का होना रिक्वायर्स होता है. और ये कितने होते हैं? मिनिमम इट इज 10 मेंबर्स वहां पर होने चाहिए, या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस वहां प्रेजेंट होने चाहिए, इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी, यानी स्पीकर या चेयरमैन भी ऑफ द हाउस. विच एवर इज ग्रेटर, इनमें से जो ग्रेटर होगा तभी वो कॉरम माना जाएगा. इफ देयर इज नो कॉरम, अगर वहां कॉरम नहीं होता है ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ द हाउस, it is the duty of the presiding officer either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum. Voting in house, all matters any sitting of either house are decided by majority of votes of the members present and voting, excluding the presiding officer. Only a few matters which are specifically mentioned in the constitution, like removal of the speaker of the assembly or removal of the chairman of the council and so on, require special majority, not ordinary majority. The presiding officer, that is speaker in the case of assembly or chairman in the case of council, or a person acting as such, does not vote in the first instance but exercise